लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इस्लामिक जो इस्लाम का उदय हुआ उसके बारे में हमने जाना था और मोहम्मद साहब के बारे में जाना था। अब हम लोग आज जो ये शुरू करने जा रहे हैं ये बेसिकली इसमें हम इस्लामिक राज्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि असल में इस्लाम क्या है। इस्लामिक रिलीजियस आइडियोलॉजी से पहले एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो एक ये वेल ऑर्गेनाइज्ड इसका स्ट्रक्चर है कि कौन टॉप पर रहेगा, कौन कैसे शासन करेगा, कैसे नए एरियाज़ को कब्ज़े में लिया जाएगा, या कैसे कैसे इस्लामिक राज्य चलेगा। तो वो हम इस सब में देखेंगे, इस लेक्चर में ये सब देखेंगे हम। तो इस्लामिक राज्य के जो अंग होते हैं बेसिकली, जिन्हें हम इस्लामिक राज्य के पिलर्स भी कह सकते हैं, वो बेसिकली 5 पिलर होते हैं। एक होता है खलीफा, दूसरा होता है सुल्तान, तीसरा होता है उलेमा, चौथा होता है अमीर, पांचवा होता है मिल्लत। अब इसमें सबसे ये आप इसको इस हायरार्की में सबसे ऊपर खलीफा होता है। खलीफा जो है वो पूरे वर्ल्ड में इस्लाम का लीडर माना जाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में असल में इस्लाम का लीडर कैसे माना जाता है। अब आप ये सोचेंगे अलग अलग कंट्रीज़ हैं ये है, लेकिन इस्लाम कंट्रीज़ में नहीं मानता है। इस्लाम का जो बेस है वो है मिल्लत, मुस्लिम ब्रदरहुड। तो इसमें जो है ये कंट्री में नहीं मानता है, ये किसी कंट्री को सुपीरियर नहीं मानता है, वो हमेशा इस्लाम को सुपीरियर मानता है। तो इसीलिए पूरी दुनिया में जो इस्लाम का लीडर होता है उसको खलीफा बोला जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे, अब लोग कहेंगे कि अब तो खिलाफत है ही नहीं और ये तो पुरानी बात है और ये तो बीत चुकी है, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ मूर्ख ही ये कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री में हुआ वो होगा नहीं। किसी भी समझदार आदमी से आप बात करेंगे तो ये कहेगा कि जो इतिहास को नहीं समझता, इतिहास को नहीं जानता, वो आने वाले समय में अपने ख़तरों को नहीं जान पाएगा और फिर से वो मुंह की खाएगा, फिर से उसके साथ जो अत्याचार हुए हैं वो फिर से होंगे, यदि वो उसका नेचर समझने में फेल हो जाता है कि पहले वो कैसे डिफीट हुआ। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें फिर घूम के आती हैं। अगर हम कहें कि खिलाफत, टेक्निकली तो खिलाफत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन अभी भी आप देखेंगे ISIS वो क्या करना चाहता है, वो फिर से खिलाफत को रीस्टैब्लिश करने के लिए इतना कत्लो गारत कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप भूल जाएंगे। बेसिकली ये भूलने की आदत सबसे ज़्यादा हिंदू रिलीजन वालों को है, और वो भूलते भी हैं और बार बार पिटते भी हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा नरसंहार किसी एक धर्म को मानने वालों का हुआ है तो वो हिंदुओं का हुआ है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार करीब करीब 40 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ पूरे सल्तनत काल में। अगर इससे बड़ा कहीं कोई कत्लेआम का एग्जाम्पल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, फिर से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। खलीफा संपूर्ण विश्व में इस्लाम का लीडर है, और पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारियों को ही खलीफा कहा गया। हालांकि उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी अपने समय में नहीं घोषित किया था ऐसा। अब लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और उसको चलाने के लिए एक नेता हमेशा चाहिए होता है, तो कोई ना कोई लीडर चाहिए, तो फिर इसीलिए ये खिलाफत का कॉन्सेप्ट आया। पैगंबर मोहम्मद की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद में एक जनसभा हुई, उसमें पहला खलीफा चुना गया अबू बकर को। अब अबू बकर का जो वंश था वो उमैयद था, इसीलिए जो पहले खलीफा थे वो उमैयद कहलाए। उमैयद वंश में कुल 18 खलीफा हुए हैं। अबू बकर जो पहले खलीफा थे उन्होंने मदीना को अपनी राजधानी बनाया था। दूसरे खलीफा हुए खलीफा उमर। खलीफा उमर के समय ही इस्लाम का सबसे तेज़ी से नए नए एरियाज़ पर कब्ज़ा हुआ। इसी समय में मिस्र, सीरिया, फ़िलिस्तीन, इराक, मेसोपोटामिया, फ़ारस यानी पर्शिया, इन सब देशों को जीता गया। फ़ारस यानी जो पर्शिया है उसे आज ईरान बोलते हैं आई थिंक। और वहाँ मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, वहाँ के लोगों को मुस्लिम बनाया गया। इन्हीं हजरत उमर के शासनकाल में मुस्लिमों की सत्ता मकरान, शीस्तान, भारतीय सीमा तक फैल गई। खलीफा उमर के ही शासन में, क्योंकि ये आक्रमण ही इनके दौरान चलता रहा, अलग अलग देशों को कब्जा करने की नीति चलती रही। 636 में बंबई के थाना पर भी इन्होंने आक्रमण किया और हार गए। अब इस हार से ही खलीफा ने ये बोला कि भाई अभी सिंध पर हमला मत करो, इधर हो सकता है थोड़े जांबाज जिगरैल आदमी रहते हो, तो इधर मत करो। जिधर आसानी से कन्वर्जन हो जा रहे हैं, जिधर आसानी से हम लोग जीत जा रहे हैं, उधर ही अभी फोकस करो। खलीफा उमर ने अमीर उल मोमिन यानी अनुयायियों का नेता, मोमिन माने होता है अनुयायी, किसका अनुयायी? इस्लाम का अनुयायी।
तो अमीर उल मोमिन यानी मोमिनों का अमीर, मेरे हिसाब से ऐसा ही होता होगा। तो उनका जो नेता, अमीर यानी मोमिन यानी अनुयायी, अमीर यानी नेता, तो अमीर उल मोमिन यानी मोमिनों का, अनुयायियों का नेता। उस्मान हुए अगले खलीफा। ये पैगंबर के 6 साथियों में से एक थे। अली हुए चौथे खलीफा। ये मदीना से राजधानी को दमिश्क ले गए। इनकी पूरी ज़िंदगी लड़ाइयों में गुजरी। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद की बीवी आयशा से भी दिसंबर 656 में बशरा में जंग जमल जिसे कहा जाता है यानी बैटल ऑफ कैमल, उसमें उनको हराया। 5वें खलीफा हुए मुअव्विया, और इन्होंने पद को वंशानुगत बना दिया और अपने पुत्र याजिद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब्बासी खलीफा। अब्बासी खलीफाओं में से पहला खलीफा था अबुल अब्बास। इस वंश में कुल 37 शासक या खलीफा हुए। इनकी राजधानी बगदाद थी। अभी देखिए, खलीफा पहले तो मुझे लगता है एक ही हुए थे, लेकिन फिर बाद में 3-4 खलीफा होने लगे अलग अलग एरियाज़ के। मैं इसमें बहुत श्योर नहीं हूँ, तो देख लीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 एरियाज़ ऐसे थे जिसके अलग अलग खलीफा हो गए फिर, क्योंकि एरिया बढ़ता जा रहा था तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी फिर उतने ही अलग अलग खलीफा चाहिए थे। तो अब्बासी खलीफा की राजधानी बगदाद थी। इन्हीं अब्बासी खलीफाओं ने सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन वगैरह में थोड़ा बहुत जो भी काम हुआ है इस्लाम में, तो वैसे एजुकेशन का ज़्यादा क्या ही काम हुआ है, लेकिन जो भी हुआ उसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर पर बगदाद के खलीफाओं ने काफ़ी योगदान दिया अपने समय में। और इन्हीं अब्बासी खलीफाओं में से एक खलीफा हुए अल मामून। उन्होंने बगदाद में विभिन्न सभ्यताओं के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराने के लिए बैतुल हिकमत यानी ज्ञान गृह की स्थापना की। 1258 में हलाकू खां मंगोल बादशाह था, उसी ने अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिम का कत्ल करके अब्बासी खिलाफत को ख़त्म कर दिया। अब वहाँ से वो खिलाफत ख़त्म हो गई बगदाद वाली जो चल रही थी। अब खिलाफत चला गया मिस्र के ममलूक सुल्तानों के यहाँ, और वहाँ 1517 तक चलता है, करीब 259 साल तक चला। इसके बाद में कुस्तुनतुनिया के ऑटोमन सुल्तानों ने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर ली। सबसे बाद में यही लोग जो है खलीफा माने जाने लगे। अभी कुस्तुनतुनिया जो है ये ऑटोमन सुल्तानों के जो कब्जे में था। ये जो ऑटोमन एम्पायर था, इसी के जो बचे खुचे एरियाज थे उन्हीं में से एक, मतलब उसके कुछ टुकड़ों में से एक तुर्की है। तो लास्ट में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में जो है यही एक खिलाफत बची थी, और इसको फिर डिसइंटीग्रेट करके ये खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया। अब देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ। ऑटोमन सुल्तान यानी तुर्की, क्योंकि ऑटोमन सुल्तान ही अब बन गए थे आपके खलीफा। तो इन्होंने किसका साथ दिया? जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया। और ये किसके लड़ रहे थे? ये ब्रिटेन से लड़ रहे थे, और ब्रिटेन की जो भी साथ में और पावर्स थी। अब उसके बाद में क्या हुआ? अंत में ब्रिटेन वाली सारी जो पावर्स थी वो जीत गई, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर जो एक साथ मिलकर लड़ रहे थे वो हार गए। ट्रीटी ऑफ सेवर्स में टर्की को विभाजित कर दिया गया। आखिरी ऑटोमन सुल्तान जो हैं उनको हटा दिया गया, यानी खिलाफत को ख़त्म कर दिया। खिलाफत को ख़त्म कर दिया तो अब क्या हुआ? अब तक जो भारतीय मुस्लिम भारत में ब्रिटिश को हटाने की लड़ाई में तो नाम मात्र के लिए भी नहीं शामिल हो रहे थे। अब धार्मिक मुद्दा आते ही, मैंने आपसे कहा ना कि इनके लिए इस्लाम में इतना कंट्री मैटर नहीं करती है, उनके लिए इस्लाम मैटर करता है, उनकी धार्मिक मान्यताएं मैटर करती हैं। वो हिंदुओं की तरह नहीं होते हैं, ये जिन्ना ने भी कहा था। धार्मिक मुद्दा आते ही क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन के लिए वो लोग तैयार हो गए कि अब हमें जो है ना इसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। टर्की में हमारा जो है खलीफा को अंग्रेज़ों को बिठाना ही पड़ेगा, और हम इसके लिए दबाव बनाएंगे। अब क्या हो गया कि खिलाफत कमेटी वगैरह बनाई 1919 में अली बंधुओं ने। ये अली बंधु ही पाकिस्तान के जनक माने जाते, पाकिस्तान का आइडिया देने वाले। तो खिलाफत कमेटी किसने बनाई? अली बंधुओं ने, मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना आज़ाद जो हमारे पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी बने 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 फरवरी 1958 तक। तभी आप देखेंगे कि हमारी हिस्ट्री जो है इस तरह से लिखी हुई है एजुकेशन सिस्टम इस तरह कि मुग़ल बहुत महान थे। मुग़लों का जबकि आप देखेंगे कोई अगर उनका जिस तरह से वाइट वॉश किया गया है, अगर वो हटाया जाए तो उनकी महानता, बहुत सारी बुक्स भी हैं द नेकेड मुगल्स और इस सब में निकलेगी कि कितनी महानता थी उनकी, कितने बर्बर उन्होंने अत्याचार किए हैं। किसी भी इस्लामिक राज्य में कभी दूसरे धर्म के लोगों के साथ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता।
या आप चाहे इस समय सीरिया, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहीं का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसा संभव ही नहीं है कि अगर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं तो वहाँ पर दूसरे, या इस्लामिक राज्य है तो दूसरे धर्म के लोग चैन से सुकून से जी सकते हों, जब तक कि उन्हें स्लेव ना बनाया जाए, जब तक कि उन्हें कन्वर्ट ना कराया जाए, जब तक कि उनके घर की लड़कियां ना उठा ली जाएं, जब तक कि उनका फोर्सफुल कन्वर्जन ना कराया जाए, जब तक कि मतलब बहुत तरह के उन पर अत्याचार न किए जाएं, ऐसा संभव ही नहीं है। सिर्फ हमारी किताबों में ऐसा लिख दिया गया है वाइट वॉश करके। अभी मैं उसका एक एग्जांपल भी बताऊंगा आगे कि कैसे वाइट वॉश किया गया है, और रिसेंट में पिछले 100 साल में तो हमें प्रूफ भी मिले हैं, और उसके पहले के भी प्रूफ हैं, जो फॉरेन विजिटर्स हैं और सबके बहुत सारे झूठ ऐसे बोले गए हैं। वामपंथियों ने ऐसे बहुत सारी रचनाएं गढ़ी हैं कि हमारे यहाँ तो बताया कि हिंदुओं में वर्ग संघर्ष होता था इसलिए लोग कन्वर्ट हो जाते थे और ये होता था। वास्तविकता में बताऊं, हिंदुओं में कभी कोई जातीय संघर्ष नहीं रहा, कभी कोई कत्लेआम नहीं किया गया किसी का कि तुम इस चीज़ में नहीं मानते हो, जैसे इनके यहाँ पर होता है कि भाई तुम फलाने अहमदी हो, तुम ये हो, तो अब तुम्हें हम जान से ही मार देंगे। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं रहा। हमारे यहाँ कार्यों के हिसाब से विभाजन था, उसको बहुत तरीके से इस तरह से बनाया गया है कि इसमें बहुत अत्याचार था, भेदभाव था। ऐसा कभी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जितनी बुराइयां थीं वो हमारे अंदर जो आई भी, वो भी इस वजह से आई कि हमारे ऊपर जबरन ऐसी ताकतें आ गई जिनके अंदर इतनी बुराइयां थीं, तो वो बुराइयों की संगत में समाज के अंदर बुराइयां आई जाती हैं। खैर, फिलहाल हम आते हैं खिलाफत कमेटी पे। ये खिलाफत कमेटी वाले या बाकी मुस्लिम्स आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन टर्की में जैसे ही कुछ हुआ तो इनको वही खड़ा होना था तुरंत। अब ये कहते कि ब्रिटेन के रवैये में हमें परिवर्तन लाना है, इंडिया में इतना दबाव बनाएंगे कि अब इनके चक्कर में हमारे गांधी जी आ गए। उन्हें लगा कि भाई ऐसा है कि वैसे तो मुस्लिम साथ आ नहीं रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, अब मैं इनका खिलाफत को मुद्दा पकड़ लेता हूँ, इससे मैं इनका नेता बन जाऊंगा और इसको मैं क्या नाम है असहयोग आंदोलन मिक्स कर दूंगा और ये लोग जो है आज़ादी की लड़ाई में साथ आ जाएंगे। जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। बाल गंगाधर तिलक ने उनको मना भी किया था कि इस प्रकार के सांप्रदायिक मुद्दों को मत मिक्स करो, लेकिन गांधी जी तो गांधी जी थे, उन्होंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने से क्या हुआ, बाकी तो जो हुआ सो हुआ ही। अभी देखिए, ज़्यादा डिटेल तो यहाँ नहीं बताऊंगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे। फरवरी 1920 में गांधी जी ने यह तक कह दिया कि खिलाफत का प्रश्न जो है वो संवैधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अब पंजाब में क्या अत्याचार हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। हजारों आदमी, बच्चे, औरतें गोलियों से भून डाले गए थे। उन्होंने बोला कि वो तो छोटी सी बात है, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों के जो धार्मिक मुद्दे हैं वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि भाई खिलाफत को कैसे हटाया जा सकता है। मतलब इससे कंपेयर करने का उनका क्या अर्थ था, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आता, और कैसे कोई कह सकता है। खिलाफत असहयोग में अन्य चीज़ों के साथ साथ भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई। केरल के मोपला मुसलमानों ने चुन चुनकर हिंदुओं का कत्ल किया। करीब 10,000 हिंदुओं को बर्बरता से कत्ल किया गया और बचे खुचों को जबरन मुसलमान बनाया गया। हिंदू तथा गैर मुस्लिम महिलाओं की खरीद बेच हुई। ये आर्टिकल मैंने पढ़ा है, मोपला राइट्स वर पोग्राम अगेंस्ट हिंदूज, ये बाय जे नंद कुमार ने लिखा है, संडे गार्जियन में 25 जुलाई 2020। और भी आपको तमाम जगह ये मिलेगा कि मोपलाओं ने कितने बर्बर अत्याचार किए थे, और उनको ये लग रहा था कि ये खिलाफत आंदोलन असल में इसलिए हो रहा है कि हमें इसमें जो काफिर हैं, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम में नहीं मानते, उनका कत्ल करना है और इससे हमारे जन्नत जाने के रास्ते खुल जाएंगे। तो उनको जितना समझ में आया उन्होंने उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदुओं का गले काटना, जो भी है महिलाओं के प्रति जितने घिनौने अपराध कर सकता है कोई सोच सकता है, जितने बुरी तरह से किसी इंसान को कोई मार सकता है, उन्होंने क्या क्या कराया। और ये उन्होंने हिंदुओं से कब्रें खुदवाई और बर्बरता से उनको काट के उन कब्रों में डाल दिया। अब इस सबसे गंदे कत्लेआम को सबसे पहले मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने, क्योंकि वामपंथी जहर तो हमारे देश को शुरू से ही खाता आ रहा है, तो जो इतने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसे एक कम्युनल वायलेंस की जगह, एक क्या बोलेंगे, नरसंहार की जगह इसको क्या दिया, नाम बना दिया इसका कृषक विद्रोह। अब देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है। हमारी इतिहास की किताबों में ऐसे ही हजारों तथ्य छिपाए गए हैं। ये इसका एक लिंक है जहाँ से मैंने ये लेख पढ़ा है, और इसमें देखो, इसमें ये भी लाइन है, हिंदूज वर एक्चुअली फोर्स्ड टू डिग देयर ओन ग्रेव्स बिफोर बीइंग बूचर्ड
मतलब और इन आतंकी मोपलाओं का नेता था कुंज अहमद हाजी, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनाई जा रही थी। अब आप ये जान पाएंगे कि ये पीएफआई जैसे संगठन केरल से क्यों चलते हैं। ये मोपला और इस तरह की हिंसक घटनाओं का इतिहास रहा है, और जबरन कन्वर्ट, वो खुद भी कुछ ही समय पहले कन्वर्ट हुए थे, सब कन्वर्टेड ही हैं टोटली, और फिर उन्होंने बाकी हिंदुओं को भी कन्वर्ट कराया। मतलब एक, क्या बोले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि किस तरह की मानसिकता होती है, कैसे ये लोग होते हैं जो इस तरह काम करते हैं। मतलब खैर, हम वापस इस्लाम पर आ जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है सुल्तान। अब सुल्तान क्या, अब जैसे आपने देखा कि खिलाफत का भी इस्लाम के अंडर में एरिया बढ़ता ही जा रहा था, तो अब उस इतने एरिया को खलीफा तो कंट्रोल कर नहीं सकते थे, तो इसीलिए ये सुल्तान जैसी पदवी आई, जबकि शरीयत के नियमों में सुल्तान और सल्तनत का कोई उल्लेख नहीं है। जैसे जैसे खलीफा का साम्राज्य अरब से बाहर की ओर बढ़ने लगा, सारे क्षेत्रों को संभालना मुश्किल था। ऐसे में उन नए क्षेत्रों पर खलीफा का प्रत्यक्ष शासन कर पाना तो संभव था नहीं, तो सुल्तान की सत्ता उभरी, जो खलीफा से एक औपचारिक पत्र ले लेता था, जिसे मंशूर बोलते थे, और अपनी सत्ता को वैध बना लेता था। मतलब एक सर्टिफिकेट टाइप का ले लेता था कि हाँ भाई, मैं एज पर द रिलीजन यहाँ पर रूल कर सकता हूँ। और सुल्तान खुद को क्या कहता था, नासिर अमीरुल मोमिनीन, यानी मुसलमानों का नेता कहते थे, मतलब खलीफा के प्रतिनिधि। उन्हें खलीफा से अपना आधिपत्य खलीफा का इसलिए स्वीकार करना पड़ता था क्योंकि खलीफा के अगेंस्ट युद्ध नहीं कर सकता था कोई मुस्लिम, क्योंकि अगर खलीफा ने किसी को सर्टिफिकेट दिया उसके विरुद्ध आप युद्ध करोगे तो अपने धर्म के विरुद्ध काम करोगे। सुल्तान के 10 कर्तव्य भी बताए गए हैं, पर मैं उसमें जाऊँगा नहीं। तीसरा पिलर है उलेमा, मुस्लिम धर्म के जानकार या नेता या इस्लाम के प्रधान व्याख्याकार, जिससे आप पूछने जाओगे इस्लाम के बारे में कि भाई ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या इस्लाम के हिसाब से है या नहीं है। और मिल्लत के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला। कुछ ऐसे भी सुल्तान हुए हैं जिन्होंने उलेमाओं की बुराई भी की है, क्योंकि ये लोग क्योंकि इनके पास रिलीजियस पावर होती थी तो शासन सत्ता में भी अपना हस्तक्षेप करते थे, तो कई सुल्तानों को ये पसंद नहीं था। अब आ जाते हैं चौथे पिलर पे, यानी मिल्लत। मिल्लत यानी मुस्लिम ब्रदरहुड। अब मुस्लिम ब्रदरहुड में ही सुप्रीम पावर यानी सोवरेनिटी का वास माना गया है, संप्रभुता का वास माना गया है। इस्लाम में सबसे बड़ी ताकत मिल्लत के पास होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है, पर ऐसा प्रैक्टिकली है नहीं। इसीलिए मिल्लत को ही सुल्तान चुनने का हक भी होना चाहिए था, परंतु ऐसा कभी रहा नहीं। एक बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का फैसला जो है मिल्लत ने किया था, वो थी रजिया सुल्तान पर। ऐसा एक ही बार हुआ, अदरवाइज तलवार से ही चुनाव होता था कि कौन सुल्तान बनेगा। भारत में इस्लाम का आगमन। भारत में सबसे पहले अरब मुसलमान आए थे। कैसे आए थे? वो व्यापारी के रूप में आए थे मालाबार तट पर। यहाँ की महिलाओं से निकाह किया, उनसे जो बच्चे पैदा हुए मोपला कहलाए। यही वो मोपला हैं जिन्होंने हिंदुओं के कत्लेआम, बलात्कार, सब चीज़ें की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो खिलाफत का वो चला। और इसके अलावा 875 का एक अभिलेख भी है जिसमें मदुरई के राजा ने अरबों को आश्रय दिया था। हम लोग तो हमेशा से ही बड़े दिल वाले थे, खतरा समझते ही नहीं थे कभी भी। तो आज भी नहीं समझते हैं, कभी भी नहीं समझते थे। हम तो ये कह भी नहीं पाते कि हमारे ऊपर क्या अत्याचार हुए, हम उसमें भी भाईचारा दिखाते हैं। ये कोई भाईचारा नहीं होता कि आप अपने ऊपर हुए अत्याचारों को भी ना कह सकें, ये कायरता होती है। अरब लेखक हैं एक अल इश्तरबी, उसके अनुसार राष्ट्रकूट साम्राज्य में मुसलमान रहते थे तथा वहाँ जामा मस्जिदें थी। केरल यानी जो मालाबार है, जहाँ ये मोपले रहते हैं और जहाँ आज की डेट में आपका पीएफआई है, वहाँ का जो अंतिम पेरुमाल शासक था, चेयरमान पेरुमाल, वो खुद ही मुसलमान बन गया था और उसने अपना नाम रख लिया था अब्दुल रहीम सामरी, और मक्का गया और वहाँ से अपने देश के शासकों को के लिए नाम निर्देश भेजा कि मुसलमानों का स्वागत करें और उनके लिए मस्जिदें बनवाएं। अरब लेकिन भारत में आए तो व्यापारी वगैरह के तौर पर कहीं बस गए, कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई साम्राज्य नहीं बना पाए थे। वो भारत में साम्राज्य स्थापित किया था तुर्कों ने सबसे पहले। जो इस्लामिक जो भी सल्तनत यहाँ पर थी वो तुर्कों ने स्थापित की थी। उनकी कुछ ये जातियाँ हैं, सल्जुक, गुज्जा, खिताई, इलबारी, कुलुर्ग। अच्छा, ये सारे पिलर्स में से एक मिस हो गया, अमीर। इस्लामिक राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों को अमीर कहा जाता था और उनको कलेक्टिवली उमरा कहा जाता था। अमीर का प्लूरल है। लोदी काल में अमीरों के सम्मान में इतनी वृद्धि हुई कि सुल्तान को समानों में प्रधान कहा जाता था।
और मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए विद्रोह में सादा अमीरों का काफ़ी हाथ रहा। अब आप ये देखिए कि हिस्ट्री में कितना वाइट वॉश किया हुआ है। 11 साल तक तो एक ऐसा आदमी था जो खिलाफत कमेटी में था और जिसकी मानसिकता कैसी थी पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसी मानसिकता थी, लेकिन उसी ने जो है आपका 11 साल एजुकेशन मिनिस्टर रहता है और आपको ये पता चलता है कि भाई ये जो 10,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था ना और औरतों को उठा ले गए थे, वो असल में एक कृषक विद्रोह था। जबकि खुद जो उस समय अंग्रेज ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी हिंदू ने, किसी हिंदू जमींदार का कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि कभी उसने कोई ऐसा टॉर्चर किया हो। एकदम प्लान्ड वे में हिंदुओं का कत्ल किया गया, लोगों को ये बताया गया कि इनको मारने से तुम्हें जन्नत नसीब होगी, और वहीं बेचारे हिंदू इस चक्कर में लगे हुए थे कि हम हिंदू मुस्लिम मिलके अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे। तो ये गंगा जमुनी तहजीब का आप एक अच्छा उदाहरण इसको मान सकते हैं। आगे जब हम इतिहास में पढ़ेंगे, और तो अभी तो ये तो जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं खुद ही एक जो है लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले ही लेखकों के द्वारा लिखी हुई पुस्तक में से कुछ लेकर के इन्होंने लिखा है, कुछ ठीक लिखा है। लेकिन ये सौरभ चौबे की एक किताब आती है, कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने ठीक लिखा है, बट बेसिकली इनकी बुक एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। तो अभी जब हम और आगे रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है हम लोगों की स्थिति चूहों वाली है कि हम लोग घर खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि तुम पढ़ो, किसी विवाद में नहीं पढ़ो। अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि चूहे बिल खोदते हैं लेकिन रहते उसमें सांप हैं। बाकी तो मैं क्या ही कहूँ, आप खुद ही समझदार हैं। चलिए आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगले किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय।